बच्चों, आज मैं आपके इंग्लिश ग्रामर का क्लास में नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टेंस। टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। टेंस तो आप लोग सुने ही होंगे। अब देखिए टेंस मीन्स होता क्या है। चूँकि आपके 3 क्लास में कोर्स बुक जो है, कोर्स बुक और वर्कबुक जो है उसमें टेंस के बारे में बताया गया है। तो उसको जब जानिएगा तभी बना पाइएगा, तभी बनेगा। तो उसके लिए हम डिटेल से नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह से बता देंगे कि वो आप वर्कबुक में बना सकते हैं। आपको टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो टेंस किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? The tense is the form of a verb that shows the time of an action. Tense ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी कार्य को घटित होने के समय को दर्शाता है। ये वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म आपको जब मैं वर्ब बता रहे थे, हम वर्ब के बारे में बताए थे, तो उसमें वर्ब फॉर्म को भी बताया था कि वर्ब फॉर्म कितने होते हैं। ऐसे तो जनरली 3 लिखा जाता है, लेकिन वर्ब फॉर्म होते हैं 5। V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें देखिए कि वर्ब फॉर्म V1 मूल क्रिया हो गया, जो भी क्रिया का मूल रूप होता है वो V1 कहलाता है। इसका वर्ब फॉर्म 2 जो हुआ, वर्ब का दूसरा रूप हो गया, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप। ये सबसे पहले देखिए कि प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। खेलना क्या हो गया? मूल क्रिया हो गया, मूल वर्ब हो गया। इसका V2 क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ईडी लगा दिए, V2 हो गया। तीसरा भी V3 क्या होगा? प्लेड ही हो जाएगा। और V4 मूल क्रिया में ING जोड़ दीजिए, ये V4 कहलाएगा। मूल क्रिया में ING जोड़ देने पर क्या होगा? ये V4 हो गया। और V5 में क्या होता है? मूल क्रिया में S या ES जोड़ देने से ये क्या हो जाएगा? वर्ब का 5वां रूप हो जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैंने टेंस मीन्स होता है काल, इनके बारे में बताना है। टेंस कितने होते हैं ये सभी जानते होंगे। टेंस 3 होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनका जो काइंड होता है वो कितना होता है? 3। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस के 3 काइंड होते हैं। और प्रत्येक काइंड के 4-4 फॉर्म होते हैं, 4-4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल बोल सकते, सिंपल या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा होता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट
या प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है। और तीसरा होगा परफेक्ट, और 4 में होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके साथ प्रेजेंट टेंस में आएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में आइएगा तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आ गए तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब टेंस के 3 काइंड होते हैं, तीनों के 4 फॉर्म होते हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ आपको पढ़ना है तीनों का फर्स्ट फॉर्म ये वाला, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये तीनों के बारे में जानकारी आपको इस बार लेना है, अभी लेना है, फिर आगे क्लास में आपको और डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी तो वर्कबुक के माध्यम, वर्कबुक में जो दिया हुआ है बनाने के लिए उसको सिर्फ समझाना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ देखिए V1 और V5, जो V1 और V5 का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो। V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो वर्तमान समय में कार्य होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हो गया V1 का प्रयोग और V5 का। ठीक है। V2 का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का प्रयोग करते हैं V1 के साथ। वर्ब का मूल क्रिया के साथ हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है सामान्य वर्तमान का। तो यहाँ देखिए इसका पहचानने का नियम होता है। जैसे तो ग्रामर ही बताना है तो ये सब तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं, उस ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएगा। पहचान जो होता है क्रिया प्लसता है, ती है, ते हैं, ये सभी लगा हुआ रहता है। इसका सब्जेक्ट होता है, ये जो होता है हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? सब्जेक्ट
स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, जिसके अनुसार हम इसका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे, उसके बाद V1 या फिर V5 का प्रयोग करते हैं। V5 तो जान चुके हैं कि मूल क्रिया के अंत में एस या ES लगा करके वो V5 बनाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट में हम बता देते हैं कि V1 किस में लगेगा और V5 किस में लगेगा। आप पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पढ़े हैं ना। तो उसी के आधार पर V1 और V5 का भी प्रयोग हम जानेंगे। सबसे पहले थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। V5 यानी वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो बच गए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ये इन सबों के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हम क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, यानी मूल क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम V5 यानी वर्ब में एस या ES का प्रयोग करके उसका अनुवाद करते हैं। जैसे देखिए, V1 किस में लगाएंगे, I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, प्लूरल सब्जेक्ट उसमें लगाएंगे। और V5 का प्रयोग किस में करेंगे, V5 मतलब क्रिया के अंत में, मूल क्रिया के अंत में एस या ES लगाना है। तो V5 थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, उसमें क्या आता है, ही, सी, इट, कोई सिंगल नाम, एक नाम, और जो भी सिंगुलर नाउन आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, सिंगुलर नाउन, उनके साथ भी हम क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे he go to पटना। यहाँ देखिए, ये V1 है ना, वो V1 है, मूल क्रिया है। लेकिन यहाँ देखिए, ये ही जो है, ही सब्जेक्ट जो है उसमें वो कौन पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो इसके साथ जो मूल क्रिया आया उसमें एस या ES लगेगा ना। तो इसलिए इसमें गो के जगह पर गोज लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि ये V5 यानी वर्ब मूल क्रिया में एस या ES का प्रयोग करेंगे, किसके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। ये समझ गए। इस तरह से हम V1 का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ करेंगे। V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे I drink, इसमें एस या ES क्यों नहीं लगाए, लगाए इसमें एस या ES, चूंकि ये जो है I क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो I फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए इसमें एस या ES का प्रयोग इसके वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए। अब दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, V2 का प्रयोग होता है, वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कुछ वर्ब में ईडी लगा करके V2 बनाते हैं, कुछ फॉर्म में उसके वॉवेल को चेंज करके V2 बनाते हैं, कुछ वर्ब के ऐसे होते हैं जिससे उसके लास्ट वाले वर्ड को लास्ट वाले लेटर को चेंज करके उसका V2 और V3 बनाते हैं। तो इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अगर कोई कहीं भी, जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी V2 का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आपके वर्क बुक में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें भरना है पास्ट इंडेफिनिट के तौर पर, तो क्या भरना है, इस तरह से आपके वर्क बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे you the mice, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ दे दिया गया है आपको ब्रैकेट में ब्रैकेट में दे दिया गया बिन है। बिन जो है वो है वर्ब फॉर्म मूल क्रिया है। बिन मीन्स होता है जितना, बिन मीन्स जितना। तो अब यहाँ देखिए ये V1 है, लेकिन यहाँ पर हमको भरना है, तो इसमें क्या भरेंगे, तो बिन का V2 होता है, इसका V2 क्या होगा याद है ना, वर्ब फॉर्म हम याद करवाए थे ग्रामर में। बिन है तो बिन का क्या हो जाएगा, won, you won the match, you won the match। इसी तरह से खाली स्थान है एट मी, ब्रैकेट में दे दिया लाफ। यहाँ V1 है, ये V1 है, इसको V2 में बदलने के लिए क्या करेंगे, V2 तो याद होगा ही, उसमें क्या करेंगे ईडी लगा देंगे, V2 हो गया। इस तरह से आपको वर्क बुक में बनाना है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, मूल क्रिया दिया हुआ है, उसका V2 लिख करके यहाँ भरना है। वर्ब फॉर्म हो गया। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इसके क्रिया के अंत में पहचानने का नियम है कि इसके क्रिया के अंत में या, ये, या, था, थी, थे रहता है, तो वो कौन सा टेंस का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, ठीक। जो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब का दूसरा रूप आएगा, यानी V2 का ही प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। अब चलिए अब तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में तो जानते ही हो कि क्रिया के अंत में गागे गी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो गागे गी लगा हुआ रहता है, तो उसको क्या किस तरह से बनाएंगे, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब के साथ यानी मूल क्रिया के साथ, वर्ब मीन्स मूल क्रिया ही, मूल क्रिया के साथ साइड या बिन का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस
सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ में सेल या बिल का प्रयोग करते हैं। तो सेल या बिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, नोट में देखिए। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है और बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ किया जाता है और जो बच गए बाकी सभी के साथ क्या करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल का प्रयोग जैसे सेल का प्रयोग जो होता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर तो जानते ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है उसके सिंगुलर प्लूरल टेबल तो हम लिखाए थे तो याद ही होगा। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है, आई। अब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, बी, पता है ना। तो इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और जो बच गए यानी बचे कौन, तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होता है ही, सी, इट, नेम। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, दे। तो इन सभी के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस तरह से क्या होगा कि हम कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग विद्यालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस का बात बताए कि अंत में गागेगी जरूर है, गागेगी है ना। तो अंत में जब गागेगी रहा तो ये फ्यूचर टेंस में हो गया। तो इसके साथ जो हम सब्जेक्ट इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार हम चलेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले किसका अनुवाद करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दी। ठीक, उसके बाद सेल या बिल का प्रयोग करना है। तो अभी हम बताए थे, मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर में हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग। तो फर्स्ट पर्सन के बी जो आता है किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। तो प्लूरल नंबर में आता है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, सेल, सेल। उसके बाद V1, सेल या बिल के बाद V1। V1 क्या, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। कहाँ, टू
स्कूल, गो टू स्कूल। ये क्या हो गया? वी शैल गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इस तरह से अनुवाद में बनाया जाएगा। शैल विल का प्रयोग मेन रूप से आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही है, आप ध्यान दीजिएगा और समझ गए होंगे तो ठीक है। और इसका जो PDF है, PDF जो बना करके हम भेजेंगे आपके मोबाइल पर, आपके ग्रुप में, तो उसे फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा और उसी के तर्ज पर आप इंग्लिश बुक का जो वर्क बुक है उसे सॉल्व कीजिएगा।